जितने भी ओवरवेट लोग हैं और जितने भी ओबीस लोग हैं उनसे माफ़ी मांग के शुरू करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको एक पर्सनल फेलियर समझते रहे हैं, डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ विल पावर, और ये जो है ये बिल्कुल गलत बात है। और जिन लोगों ने ये दवाइयाँ खाई, जो ज़्यादा मशहूर आजकल की दवाइयाँ हैं, जो आप इंजेक्शंस हैं, जो आप बहुत सुने होंगे, GLP-1 जो मेडिसिन्स हैं, उसमें भी जो है, अब एक सवाल आप लोगों के आएगा। पहला सवाल तो ये आएगा इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, उसका भी मैं जवाब दूंगा आगे चल के। और दूसरी बात ये होगी कि क्या ये कितनी देर खानी है हमने, ठीक है ना। पहला ये दोनों सवाल हमसे किए जाते हैं, तो ये दोनों सवालों के जवाब तफसील से आपको दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमदुद्दीन भाई और ये वीडियो है हमारी ओबेसिटी के बारे में। मोटापा यानी ओवरवेट होना, ये आजकल का दुनिया का तो बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा मसला है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं इसका स्टार्ट में जितने भी ओवरवेट लोग हैं और जितने भी ओबीस लोग हैं उनसे माफ़ी मांग के शुरू करता हूँ कि मैंने भी हमेशा जब भी कभी कोई मेरे पास सामने कोई ओवरवेट इंसान आया है तो मैंने हमेशा यही समझा है, मैंने उसको जज ही किया है। मैंने ये समझा है कि शायद ये इनकी कोई विल पावर में कमी है और ये शायद खाते ज़्यादा हैं, और ये जो है ना मतलब यही है कि कोई इनका डिसिप्लिन की कमी है, कोई इनकी मोटिवेशन कम है, ठीक है, तो कोई इनका पर्सनल फेलियर है। हमने कभी इसका उनकी तकलीफ़ या उनकी ये देखने की कोशिश नहीं की कि ये इसकी बैकग्राउंड क्या है। और आहिस्ता से रिसर्च होती गई और अब ये पता लगा है कि अब जितने बड़े डॉक्टर्स हैं और WHO और बहुत सारी मेडिकल साइंस ने जो मोटापा है उसको एक बीमारी समझा है। अब वो ऐसे ही है, एक क्रॉनिक बीमारी, एक होती है एक्यूट बीमारी कि किसी को जैसे बुखार हो गया, किसी को ज़ुकाम हो गया, किसी का पेट ख़राब हो गया, और एक होती है क्रॉनिक बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, या हार्ट डिज़ीज़ या कैंसर, कोई भी क्रॉनिक डिज़ीज़ जो बड़ी देर से होती है और बड़ी देर जारी रहती है। तो पहली तो मैं समझता हूँ क्योंकि हमने हमेशा यही समझा कि भाई ये इनका ही कसूर है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि उनका कसूर नहीं है, ये अब साबित हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि तो इसको हम जब शुरू करते हैं तो ये आप समझें कि दुनिया की एक बहुत बड़ी, क्योंकि अगर किसी एक आदमी का मसला होता तो ये फिर पूरी दुनिया में ना मसला होता, एक इंडिविजुअल का, एक शख्स का मसला होता तो कुछ लोगों में होता, लेकिन सारी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका में हर 100 में से 75 लोग ओवरवेट हैं, इंग्लैंड में, UK में भी 100 में से 75 लोग ओवरवेट हैं। तो अब इसको देखते हैं कि ये मोटापा क्या है। एक जो ज़्यादा मोटापा है उसको तो अब ओबेसिटी कह देंगे, और जो ज़रा थोड़ा मोटापा है उसको ओवरवेट कह देंगे। तो अब ये सबसे ज़्यादा जो समझें मिसअंडरस्टूड तकलीफ़ है, जिसको हम मतलब बहुत कम समझें लोग। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको एक पर्सनल फेलियर समझते रहे हैं, डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ विल पावर, और ये जो है ये बिल्कुल गलत बात थी। और बल्कि ये जो थी ना ये हार्मफुल थी, इसका नुकसान था कि एक बंदा पहले बेचारा परेशान है, बीमार है, और बजाय कि हम जैसे ब्लड प्रेशर के बंदे को या दिल के मरीज़ को तो नहीं हम कहते कि यार तेरा फेलियर है, तू ये बीमार ही नहीं है, बल्कि तेरी डिसिप्लिन की कमी है, ये तेरा अपना मोटिवेशन की कमी है। तो इसी तरह अब मॉडर्न रिसर्च जो है वो बता रही है कि ओबेसिटी जो है वो, मैंने जैसे बताया कि क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक है तो बार बार होगी। अगर एक बंदा वज़न कम भी कर लेगा फिर कुछ अर्से बाद उसको दोबारा ज़रा सा भी वो खाने पीने में जो नॉर्मल फिर भी जाएगा, जब ना उसका बहुत ज़्यादा जो वो कोशिश कर रहा था, एक खाना नॉर्मल से कम खा रहा था या कुछ कर रहा था, तो वो फिर दोबारा हो जाएगा। तो यानी बार बार होने वाली तकलीफ़ है, और इसके पीछे एक पूरी साइंस है, बायोलॉजी है, ठीक है ना। हार्मोन्स हैं, उसकी जीन्स हैं, वो कैसी विरासत मिली है उसकी कैसी इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है, कैसा खाना उसको मिल रहा है, कैसा उसकी लाइफस्टाइल, उसके बाद स्ट्रेस और सोशल सिस्टम आ जाएगा। तो उसके बाद आ गया जी कि मैंने जैसे आपको पहले बताया
कि क्योंकि ये ओबेसिटी का जो रेट्स हैं, जो मोटापे के रेट्स हैं, जो ओवरवेट होने के रेट्स हैं, दुनिया सारी में बढ़ रहे हैं। तो ये एक आदमी का इशू नहीं है, और इसीलिए इसको कहेंगे हम पब्लिक हेल्थ चैलेंज हुआ। तो ये ग्लोबल या एक वर्ल्ड का जो है ना पब्लिक हेल्थ चैलेंज हुआ, बहुत बड़ा चैलेंज है। और शायद सारी जो मेडिसन, सारी डॉक्टरी, सारी हेल्थ इसी के इर्द गिर्द काम करेगी, क्योंकि जब 100 में से 75 लोग अगर यूके में ओवरवेट हैं, या अमेरिका में 100 में से 75 लोग ओवरवेट हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। सिर्फ 25 लोग ही रह गए, और इसका और वो भी बड़ी तेज़ी से ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो वो 25 भी कुछ अरसे में मोटे हो जाएंगे। तो इसको अब आप इसको और इसके साथ बड़े प्यार से, कंपैशनेट तरीके से, इसको मेडिकल तरीके से इसका इलाज करने की ज़रूरत है, उसकी बेटर, और हमें स्टिग्मा नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो अब ये है कि क्यों जो विल पावर जो मॉडल्स हैं फेल क्यों हो रहे हैं, सही है। और ओबेसिटी जो है वो ये है कि अब हमने ये समझा कि मॉडर्न रिसर्च ने बताया कि ओबेसिटी जो है वो डिज़ीज़ है, ठीक है। तो इसमें एम्पैथी चाहिए, इसमें हमदर्दी चाहिए, इसको जो लोग जिससे इससे मुतासिर हैं उनकी मदद करनी चाहिए, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। और इसके बाद आप आ जाएं आप वो कुछ मुख्तलिफ़ लोगों के, आजकल के मुख्तलिफ़ जो लोगों के ये नोट्स हैं, इसमें हम ये भी बताएंगे कि ओबेसिटी की वजूहात की बात तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, ये मैं बहुत सिंपल रखने की कोशिश करूँगा ताकि हर बंदे को थोड़ी सी समझ आ जाए। और ओबेसिटी पे हम और भी वीडियोस बनाएंगे, जैसे जो कि फिर थोड़ी सी टेक्निकल भी हो जाएंगी, ताकि जो लोग ज़्यादा समझना चाहें वो उसको समझ सकते हैं। लेकिन ये पहली वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग थोड़ा सा इसको समझ जाएं। अब जिनके घर में कोई बच्चे ओवरवेट हैं, किसी खातून के हस्बैंड ओवरवेट हैं, किसी की बीवी ओवरवेट हैं, अम्मी अब्बा, तो उसको उनको ये समझ आए कि ये उनके बस में नहीं है, और उनको उसका इलाज करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़रा सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारे दुनिया के इस वक्त टॉप के जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, हर किस्म के डॉक्टर, दिल के डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, गुर्दों के डॉक्टर, ये सब लोगों की रिसर्चेज हैं। और वो जब आप कहेंगे तो वो हम आपको अलग-अलग उनके पॉडकास्ट हमने सुने, उनकी बुक्स पढ़ी हैं, तो वो सब ये अब ये सारी साइंटिफिक रिसर्चेज जो है ये मौजूद हैं, ठीक है। उस पर ये सारी बातें हुई हैं। अच्छा जी, तो अब जनाब ये क्या हुआ, अब ओबेसिटी के जो 5 रूट कॉजेज़ हैं, वो जो मेन है वो कौन से हैं, ठीक है। ये एक डॉक्टर सैलस हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखी है, और उसमें भी बताया है, और कि भाई एक, तो उसमें 5 में से सिर्फ एक ऐसा वजह है जो कि किसी मतलब बंदे के जो आपका क्लाइंट है या कोई पेशेंट है उसके बस में है। जो बाकी 4 हैं वो किसी की कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये सोचें कि हम उसको ब्लेम कर रहे हैं कि ओबेसिटी या ओवरवेट होने की उसकी और कॉज सिर्फ एक है जो उसके कंट्रोल में है, और जो 4 बकाया हैं उसके बस में नहीं है। तो आप सुनेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। जो पहला कॉज है लाइफस्टाइल, ये उसके कंट्रोल में है, जिसमें डाइट आ गई, उसकी एक्टिविटी आ गई कि कैसी उसकी एक्टिविटी है, ठीक है जी। उसके लाइफस्टाइल सीडेंटरी, सारा दिन मेरी तरह सारा दिन बैठा तो नहीं रहता, कि चलता फिरता है कोई उसका, तो ये तो हो गया जी लाइफस्टाइल। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे जेनेटिक्स, कि वरासत क्या, उसके अम्मी अब्बा कौन थे, उसके दादा कौन थे, नाना कौन थे, फैमिली हिस्ट्री उसकी क्या है। और अगर उसके जब पैदाइश से पहले भी उसके अम्मी अब्बा का जो वज़न था वो इसमें इंपॉर्टेंट है। अब सोचें ना, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आती है हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली ये लेडीज़ में ज़्यादा, ख़वातीन में ज़्यादा है इसका। PCOS आपने बहुत सुना होगा, ये भी सारे का सारा इस पर ओवरवेट होने के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। मीनोपॉज और थायराइड के जो इश्यूज़ हैं वो भी इसमें बड़े, हाइपोथायराइडिज्म में वेट जो है बहुत बढ़ता है तेज़ी से, इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। एजिंग, उम्र के साथ तो मसल लॉस होगा और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, यानी खाना जो है वो जो कैलोरीज़ की जो रिक्वायरमेंट वो कम हो जाएगी। तो वही खाना जो आप पहले खाते थे वो बड़ी उम्र में जाके उसी से मोटापा ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, और एनवायरनमेंट, 5वां एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल में आप ज़रा गौर करें, थोड़ा फ़र्क है। एनवायरनमेंट है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना में आना होना शुरू, खाना जो अवेलेबल है, जो इर्द गिर्द बहुतात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा फैक्टर ये भी है कि वो सारा अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, वो मशीन से निकलता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है, उसमें और चीज़ें डलती हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो स्प्रेज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, उसमें रंग डलते हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें जो आती उससे, और फिर इन्वायरमेंट में ऐसा डिज़ाइन हो गया, कोई वर्क फ्रॉम होम हो गया, कोई क्या हो गया, वो सेडेंटरी डिज़ाइन हो गया सारी चीज़ों का। तो मैंने जैसे बताया था सिर्फ एक ही इसमें जो पहला लाइफस्टाइल था वो इंसान के थोड़े से कंट्रोल में है। अच्छा जी, अब जो डॉक्टर्स क्या इसमें ब्लेम, हम क्यों ब्लेम करते रहे पेशेंट्स को या जो ओवरवेट लोग हैं, और क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग थी, जो हमें डॉक्टर हम बने जब हमने एमबीबीएस किया, उसके बाद इवन मैंने एमपीएच किया, एमएचएम किया, तो उसमें कोई इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं थी कि भाई ओबेसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी कैसे कंट्रोल हो सकती है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी फ्यूचर की बीमारी है, बल्कि उस वक्त भी चल रही है, सारी बीमारियों की जड़ है, ठीक है ना जी। तो ये हमारी ट्रेनिंग उस तरह की हुई नहीं हुई, और इसलिए हम उसको ना, ये नहीं है कि और ये ना चाहते हुए हम जज करते रहे। जैसे मैंने शुरू में ये माजरत की है, और मैं अपनी तरफ से बस सारे डॉक्टर्स की तरफ से भी माजरत करता हूँ कि ये जो हम इसको अनइंटेंशनली जज करते रहे हैं, कोई शायद हमारी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी, हमारी किताबों में ऐसे नहीं लिखा हुआ था, सही, तो इसलिए भी हुआ। तो अब आप देखें कि वही मैंने बताया, जैसे 4 चीज़ें थी, बायोलॉजी, उसकी जेनेटिक्स, उसके हार्मोन्स और इन्वायरमेंट, उसके भी हम जो पेशेंट्स को कहते रहे कि जी उसको ओवरकम करो, जो कि वो कर नहीं सकते। अच्छा, अब आप इसमें सोचें कि एक थोड़े से, ये तो आप ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि जो वज़न के साथ जो ओवरवेट होना है उसको कौन सी चीज़ें उससे बढ़ती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी उससे, ये इसका बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक़ है इसके साथ। हार्ट डिज़ीज़, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां ऐसी हैं जो कि ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो बड़ा डायरेक्ट इनके साथ वज़न के साथ ताल्लुक़ है। और 15 से ज़्यादा कैंसर्स हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर जो कि आपको पता है बड़ा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ख़वातीन में, और बहुत लीडिंग सबसे उसका ज़्यादा इस वक्त के केसेस आ रहे हैं। और पेंक्रियाटिक और कोलन, इन सब के कैंसर जो हैं उसका मोटापे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अच्छा जी, अब आ गया जी इसमें, तो इसमें अब इसके इलाज हैं मुख्तलिफ, और आप ये देखें कि इसमें इलाज जो हैं वो अब ये सोच लें कि क्योंकि ये क्रॉनिक डिज़ीज़ है। अच्छा, तो और अब इसमें फिर मैं एक बात बताता चाहूँ कि इसमें जो हम कुछ मेडिसिन्स हैं उसका भी जिक्र करेंगे, सर्जरी है, सर्जरी का तो मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन सर्जरी भी है इसमें मेडिसिन भी है, और इसमें तो अब आप ये सोचेंगे ये जो भी चीज़ करेंगे, या आप बहुत अच्छी डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, साथ साथ लाइफस्टाइल बदलेंगे, जो भी चीज़ करेंगे वो हमेशा के लिए करेंगे। ये लाइफ लॉन्ग है। जैसे क्रॉनिक डिजीज़ है तो ये नहीं हो सकता कि आप इसको 6 महीने करके, साल करके, उसके बाद दोबारा ज़िंदगी में कभी आपने वज़न ही नहीं बढ़ना। जिन लोगों ने सर्जरी कराई थी, आपने स्टमक को छोटा करा लिया था कुछ, वो भी कुछ सालों के बाद उनमें से ज़्यादातर लोगों का वज़न बढ़ गया। और जिन लोगों ने ये दवाइयाँ खाई, जो ज़्यादा मशहूर आजकल की दवाइयाँ हैं, जो आप इंजेक्शंस हैं, जो आपने बहुत सुने होंगे, GLP-1 जो मेडिसिन्स हैं, उसमें भी जो है, अब एक सवाल आप लोगों के आएगा, पहला सवाल तो ये आएगा इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, उसका भी मैं जवाब दूंगा आगे चल के। और दूसरी बात ये होगी कि क्या ये कितनी देर खानी है हमने, ठीक है ना। पहला ये दोनों सवाल हमसे किए जाते हैं, तो ये दोनों सवालों के जवाब तफसील से आपको दूंगा कि आप ये नहीं है कि सिर्फ आप इंजेक्शन लगाएंगे तो आप फिर भी कोशिश पूरी करेंगे खाना पीना, अल्ट्रा प्रोसेस खाना खाएं, चीनी खाएं, आप एक्सरसाइज ना करें आप, तो ये सारी चीज़ें आपको फिर भी करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, और साथ आपने एक तो GLP-1 जो दवाइयाँ हैं, इन जो इंजेक्शन हैं, इसके साथ आसान होगी ये थोड़ा सा, इसके साथ जो मोटापे का इलाज करना या उससे लड़ना जो है, उससे फ़ाइट करना थोड़ा सा आसान हो गया है। और उसकी वजह यह है कि जो जब भी आप कभी मुकाबला करेंगे हंगर का, भूख का, आप और एक इसके साथ इंसान जब मुकाबला करेगा तो हमेशा भूख जीत जाएगी। तो कुछ देर, 15 दिन, महीना आप भूख से लड़ लेंगे, 6 महीने, 3, उसके बाद आप यार भाड़ में जाए यार सब कुछ, इंसान खाना तो यार खाओ यार। क्योंकि आप देखें ना, पाकिस्तान अगर आप देखें, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हमारी जो मेन जो, शायद पाकिस्तान में और ज़्यादा है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, कि हमारे यहाँ पे जो मेन जो अय्याशी है वो ज़्यादा अय्याशी खाना भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप वो भी किसी का बंद कर दें तो वो आखिर सोचता है यार इसका क्या फ़ायदा है, इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा इलाज करना पड़ता है कि जिसमें उसको भूख कम लगे।
अगर भूख लगेगी तो वो भूख खाना खाएगा, उसको खाने को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, GLP-1 मेडिसिन है ये, और इसमें अब पहले शुरू में आई थी, और ये 2005 से ये मेडिसिन चल रही हैं। पहले ओरल होती थी, और इसमें अक्सर FDA अप्रूव्ड हैं और बहुत सेफ़ हैं, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में ये लोग बहुत, जो सेलिब्रिटीज़ अमीर लोग हैं, पहले इंपोर्ट होती थी, जिसको ओज़ेम्पिक के नाम से इंजेक्शन आते थे और लोग लगाते थे। पाकिस्तान में रुझान है, पाकिस्तान में, इंडिया में, कि लोग नहीं मान रहे। वैसे मैंने पिछले दिनों एक इंडियन डॉक्टर का सुन रहा था, तो वो बता रही है, वो खुद मान रही थी कि मैं वो 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। और लेकिन बाहर गोरों ने जो है ना, जो आपके UK के लोग हैं और जो आपके अमेरिकन हैं, स्पेशली उन लोगों ने, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत से लोगों ने इसको मान लिया है कि भाई हम ये यूज़ कर रहे हैं और हमें यूज़ करना चाहिए। और मैं भी समझता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे आप ब्लड प्रेशर की गोली खाने वाले को, आपको कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई वो उसको नहीं कह सकते कि यार नहीं तुम वज़न ही कम करो, तुम गोली ना खाओ। इसी तरह कैंसर का पेशेंट, इसी तरह आपका शुगर का पेशेंट या डायबिटीज़ के पेशेंट को आप कहते हैं, तो इसी तरह आप इसमें भी ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो है ना ये इंजेक्शन ना लगवाएं यार, ये तो आपका विल पावर की कमी है। या तो इससे होता क्या है, जो GLP-1 जो मेडिसिन है, ये अब बड़ी तेज़ी से ये एडवांस हो रही हैं। पहले एक तरह के रिसेप्टर पे ये काम करती थी, फिर दो तरह के रिसेप्टर पे काम करना शुरू हो गई, और अब सुना है जो 3 तरह के रिसेप्टर्स पे काम करने वाली दवाइयाँ आ गई हैं, वो और ज़्यादा इससे अच्छी होंगी। तो क्या करती हैं, ये जो हंगर का हार्मोन होता है उसको रिड्यूस करती हैं। हमें सारे केमिकल्स पे काम चलता है ना, हार्मोन्स पे चलता है। और आपके तो ये आपकी लगता है आपको, कि अभी आपने भी खाना खाया है तो इसलिए आपको भूख ही नहीं लगती, ठीक है। तो थोड़ा सा खाना खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है। और एक होती है, एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, अब याद रखिएगा, कि जिसे कहते हैं फूड नॉइज़, ठीक है। आपको आवाज़ आती है अब में से यार कि वो खाना खाना है, ठीक है। जैसे मेरी बीवी और मेरा छोटा बेटा है हैदर, तो उन लोगों को अक्सर उनको खाने का बड़ा शौक़ है। मुझे भी है, लेकिन मेरा ख्याल है मुझसे थोड़ा उनको ज़्यादा है। तो अब वो अगर दोपहर को खाना खा रहे होंगे तो उनको वो सोच रहे होंगे हमने रात का क्या खाना खाना है, ठीक है ना, रात में हमने क्या खाना है, हालांकि वो अभी खाना खा रहे होंगे दोपहर का। तो इसको कहते हैं फूड नॉइज़। तो वो जो है ना, ये फूड नॉइज़ को ये कम करती है, ये दवाइयाँ हैं। और अब हर वक्त फूड के बारे में जो सोचते हैं ना, वो सोच ख़त्म हो जाती है। तो अब आप सोचेंगे नहीं, आपको भूख ही नहीं लग रही, तो आपको तो ये फूड नॉइज़ ख़त्म होगी ना। इसको कहेंगे मेंटल फ्रीडम हो जाता है आपको, ठीक है। तो अब ये है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स जो भूख है ना, ये कॉम्प्लेक्स, ये ओबेसिटी भी डिज़ीज़ है, कॉम्प्लेक्स हार्मोनल डिज़ीज़ होगी, न्यूरल सिस्टम है इसमें। और वही मैंने जैसे बताया, फूड नॉइज़, और आप जो बायोलॉजिकल आपको ड्राइव है ये कम हो जाती है, ठीक है। और ये हुआ क्या है कि इसकी वजह से असल में आप कहेंगे भाई जेनेटिक्स, कैसे जेनेटिक्स, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले क्यों लोग मोटे नहीं थे? तो इसलिए नहीं थे कि भाई जीन्स में उनके मौजूद था कि मोटापा हो सकता था, लेकिन वो ये जिस तरह का जब हमारा एनवायरनमेंट बना, ये जो हाई कैलोरी प्रोसेस फूड्स और ये स्ट्रेस, इस तरह के खाने का सिस्टम बन गया। जिस तरह आप देखें, इधर मैं देखूं एक फूड चेन है, उधर देखूं एक और फूड चेन है, मेरी फ़ोन करूं मैं फूड पांडा पे, मैं किसी भी कंपनी से मैं घर में डिलीवर करा सकता हूँ खाना, मैं रात को 12 बजे खा सकता हूँ, 2 बजे खा सकता हूँ। तो ये इस वजह से, ये मॉडर्न जो हमारे इन्वायरमेंट है, इस वजह से ये हम लोग, ये जो फैट की जो स्टोरेज है ज़्यादा, अब जो शुगर जिसम में इकट्ठी होती जाएगी, ग्लूकोज, तो वो फिर स्टोर होता जाएगा ना। तो अब लोग इसको कहते हैं GLP-1 में। अभी भी लोग दूसरों को परेशान करने के लिए या खुद भी परेशान होने के लिए सोचते हैं कि यार ये कोई शॉर्टकट तो नहीं है, कोई चीटिंग तो नहीं है। नहीं, चीटिंग इसलिए नहीं है कि ये पेशेंट को फिर भी काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने फिर बताया कि उसको अच्छा खाना पड़ेगा, प्रोटीन बढ़ानी पड़ेगी, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और मसल हेल्थ को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक उसको हेल्थ को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, एक बात समझें, तो ये असल में इतनी बड़ा टॉपिक है कि आपको कई बार लगेगा कि भाई मैं कभी कोई बात कर रहा हूँ, कभी कोई बात कर रहा हूँ। तो लेकिन आप ये समझने की कोशिश करें कि इसलिए जहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट ज़हन में आएगा तो मैं आपको वहीं पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जब आप वेट किसी भी चीज़ से कम करेंगे, तो वेट जो होगा, वेट हमारा क्या है बॉडी में हमारे मसल्स हैं, फैट्स हैं और बोन्स हैं। तो जब आप वेट कम करेंगे तो ये तीनों चीज़ें कम होंगी, ठीक है। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, रेगुलर आप साथ एक्सरसाइज करेंगे, तो मसल्स और बोन्स कम होंगी, और जो फैट आपकी ज़्यादा ज़ाया होगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे,
तो आपकी ये सारी चीज़ें कम हुई। उसके बाद 6 महीने के बाद आपने 5 किलो 10 किलो का वज़न कम किया। उसके बाद आपने खाना पीना फिर नॉर्मल शुरू कर दिया। जब आपने नॉर्मल खाना शुरू किया तो आपका वेट फिर गेन हुआ। अब जो वेट गेन होगा वो ज़्यादातर वो फैट्स ही होंगी। तो जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जो आपकी जो ताकत थी, जो बोन्स में मजबूती थी और जो मसल्स में वो ख़त्म हो जाएगी, वो कम होती जाएगी ना। इस तरह जितनी आप वेट लूज़ करेंगे और फिर वेट गेन करेंगे, फिर वेट लूज़ करेंगे, फिर वेट गेन करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो आप आहिस्ता आहिस्ता वेट कम करें और दूसरी बात आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करें और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा खाते रहें साथ। जो भी कोई 100 ग्राम या पर जो आपका वज़न का हिसाब है 1 ग्राम पर केजी आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन्स खानी चाहिए, जो कि हम नहीं खाते, तो वो ज़रूर हमें खानी चाहिए। तो आइए एक पूरा एक हेल्थ पे, आपकी एक सेहत पे आपने सोच के वेट कम करना है, ठीक है। और शुरू तभी करना है जब आप सारी चीज़ें कर सकें। हाँ, तो आपको पेशेंट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए ये शॉर्टकट या चीटिंग नहीं है। अच्छा जी, अब आ गया जी, मैंने बताया आपको एक हर बंदे में ना एक, अब ये कुछ जैसे फूड नॉइज़ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसी तरह एक सेट पॉइंट है। हर इंसान में एक वज़न का, उसका एक वज़न है जो उसका सेट है कि भाई इसका इतना वज़न होना है। आप वो वज़न कम कर लेंगे, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, खाना प्रोटीन वाला नहीं खाएंगे, लो कार्ब खाना नहीं खाएंगे, तो फिर वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरा कोई वो 95 kg है वो सेट पॉइंट। तो मैं जब कोशिश करता हूँ, मैं 85 90 तक ले जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ध्यान छोड़ता हूँ, फिर 95 हो जाता है। तो आजकल मेरा कोई 92 93 है, 2-3 किलो मैंने कम किया हुआ है, लेकिन एक सेट पॉइंट है। तो इस जब वो वहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ तो थोड़ा सा मेरा वो फूड नॉइज़ कम हो जाती है। तो ये हो गया जी। अब आ जाता है कि ये एक और तो वेस्टी हो गया ना जी कि ये सारी। अच्छा, अब एक टेक्निकल से वर्ड है, शायद आप जेन में रख लें कि एक है, 2 ब्रेन पाथवेज हैं ओबेसिटी के हवाले से, एक एनोरेक्सीजेनिक है और एक ओरेक्सीजेनिक है, ठीक है ना जी। तो जो एनोरेक्सीजेनिक जो है ना, वो क्या करता है कि उससे फूड इंटेक कम होती है और बंदा स्मार्ट रहता है। और जो ओरेक्सोजेनिक जो है उससे वो प्रमोट करता है फैट जो है ना इकट्ठी होती है, सही है। तो ये मैंने आपको वैसे तो वादा किया था कि ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, तो ये मैंने थोड़ा सा एक बात बताई है थोड़ी सी, लेकिन आप इसको याद रखें ना रखें। अच्छा जी, अब ये जो पुराना तरीका कि जो आपने देखना है कितनी कैलोरीज आपने अंदर गई, कितनी कैलोरीज आउट हुई, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, ये फेल हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ईट लेस मूव मोर ये वाली सारी हो चुकी हैं। क्योंकि जो इंसान, आप सोचें, कोई आप खुद तो नहीं खुश हो के मोटे होते, ठीक है ना। कोई आप हर वक्त भूख रहना आप तो चूज़ नहीं करते। तो ये सारी के सारी हार्मोन्स के साथ है। तो जब आप कैलोरीज कम करते हैं तो आपकी जो कंजम्पशन है ना, जो आपको रिक्वायरमेंट है, वो भी कम हो जाती है। अल्लाह ने सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि आप बिल्कुल खाना सूंघते हैं, आप थोड़ा सा भी खाना लगता है वो भी आप वज़न बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब जब इसमें एक यो डाइटिंग हो जाती है, ये भी आप कभी देख लेंगे, अगली किसी वीडियो में बता दूंगा। तो इसलिए इसको कहेंगे मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, कि जब कम खाएंगे तो इंसान की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाएगी, तो फिर वो जो हम कम खाने से पतला होना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं होगा। तो ये तो एक हो गई। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है जो कि वज़न बढ़ाता है? वो याद रखें, ये सब जानते हैं उसको, उस हार्मोन को, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि वज़न बढ़ाता है, वो है इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन जब ज़्यादा होगा तो वो फैट स्टोरेज करेगा। जब जितनी दफ़ा आप खाना खाते हैं, तो उतनी दफ़ा इंसुलिन की स्पाइक आती है और इसी तरह वो फैट स्टोर करता है। इसलिए कम दफ़ा खाना चाहिए। जैसे मैंने कई वीडियोज़ में बताया कि 2 दफ़ा खाना चाहिए, ज़्यादा 3 दफ़ा खाना चाहिए, लेकिन 2 दफ़ा खाना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, तो ये जो है, जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे पता लग गया विल पावर आपकी जैसी मर्जी है। अच्छा जी, और एक हार्मोन होता है लेप्टिन, जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं फुलनेस हार्मोन। तो यानी लेप्टिन जो है वो रह जाता है, वो कम रहता है, और इंसुलिन बढ़ जाता है तो इंसान मोटा होता है, ठीक है ना। लेप्टिन आपका ज़्यादा होगा तो आपको लगेगा मेरा पेट भर गया। अच्छा जी, तो आगे जनाब, तो खाना जो होता है, यानी आप जिस तरह का खाना खाते हैं उस तरह की उसमें इंस्ट्रक्शन आती हैं। तो जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, जिसमें वाइट ब्रेड है, शुगर है, सोडा है, ये बोतलें हैं, ये स्पाइक करती हैं इंसुलिन को, ठीक है। और जैसे अंडा, प्रोटीन्स, गोश्त और फैट्स, मक्खन, देसी घी, ये इंसुलिन की स्पाइक नहीं करते, इससे भूख नहीं लगती, ठीक है ना। जितना आप सफ़ेद आटा और ये
शुगर सब खाएंगे उतना भूख ज़्यादा लगेगी। तो यही अब जेनेटिक्स जो है वो जो है ना, वो मतलब 70% कहते हैं ये जेनेटिक्स है। इसमें ट्विन स्टडी भी की थे कि 2 बच्चे हुए, अगर ट्विन थे तो अलग-अलग भी कर दिए गए, तो दोनों ही में वेट ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब है कि विरासत में आता है, ठीक है। लेकिन जब 40 साल पहले क्यों नहीं लोग इतने मोटे थे जितने अब हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से आप वज़न कम नहीं कर सकते। एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज से इतनी कम कैलोरीज बर्न होती हैं कि आप एक्सरसाइज के साथ अगर आप एक सुबह निहारी की 1-2 रोटियों के साथ निहारी खा लें तो सुबह से रात तक मतवातर जॉगिंग भी करें तो आप वो कैलोरीज भी बर्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ आप एक्सरसाइज से कुछ नहीं हो सकता। तो 95% ऑफ वेट लॉस जो है, जो वेट, वो डाइट है, एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, वे उसके लिए बहुत अच्छी है। आप 2 बिस्किट खा लें, सारा दिन एक्सरसाइज करें, उसकी कैलोरीज भी बर्न नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वेट लॉस के लिए नहीं है। अच्छा जी, मेडिकल सुपरविजन में करनी चाहिए GLP-1 जो है, ठीक है। वो ताकि क्या होगा कि वो आपको डोज एडजस्ट करेंगे, मसल्स का बताएंगे, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़हन नज़र रखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ये आपका ना, ठीक है। तो इसलिए आपकी कहीं ओवरडोज ना हो जाए, कहीं यानी आप कहीं इमरजेंसी में आपको जाना ना पड़ जाए, ठीक है। अब एक वो जो सवाल था कि भाई क्या ये हमेशा खानी पड़ेगी, क्योंकि ओबेसिटी क्या थी, क्रॉनिक है, वो लंबा चलेगी, तो इसीलिए इसको मैनेज किया जा सकता, इसका क्योर नहीं किया जा सकता, सही है। जैसे ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जा सकता, क्योर नहीं किया जा सकता, शुगर को मैनेज किया जा सकता, क्योर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को ये लॉन्ग टर्म यूज़ करनी पड़ेगी, सही है। सिर्फ जैसे प्रेगनेंसी में कोई किसी खातून का वज़न बढ़ गया, उसने ये ड्रग्स इस्तेमाल करके पतली हो गई, तो शायद उसको दोबारा ज़रूरत ना पड़े। किसी को मीनोपॉज में हार्मोनल वजह से वक्ती तौर पे हो गया, किसी को थायराइड कम काम करने से हो गया, तो अपने थायराइड का इलाज भी कराया, साथ ये दवाइयाँ इस्तेमाल करके वज़न कम कर लिया, तो उसको शायद दोबारा वज़न, क्योंकि उसको मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, तो वो दोबारा फिर नॉर्मल रूटीन में आए तो शायद उसको दोबारा ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना जी। तो ये आप जहन में रखें। ज़्यादातर लोगों को हमेशा इसलिए एक जज्बाती हो के 6 महीने के लिए पैसे इकट्ठे करके आप ये इस्तेमाल ना करें। ये आपने जहन में रखना है कि अगर आपको कोई इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको बचपन से या जवानी से मोटापे का मसला है, तो शायद आपको सारी ज़िंदगी एक तो आपको बड़ी ज़बरदस्त डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी पड़ेगी, एक्सरसाइज, प्रोटीन इनटेक, सब कुछ, और साथ ये रेगुलर शायद दवाई, शायद डोज कम हो जाए या कभी कभी छोड़ दें, कभी दवाई ले लें, इस तरह करके डॉक्टर की सुपरविजन में तो करना पड़ेगा आपको। तो अब ये समझ लें कि ये हमारी आपकी फॉल्ट नहीं है और हेल्प ले लेनी चाहिए, ठीक है। और ये जो दवाइयाँ, ये टूल्स ही हैं, ये कोई ऐसा जादू नहीं है, आपको साथ पूरी मदद करनी पड़ेगी। और मोटापा जो है वो उसका इलाज करें, उसका मैनेज करें, कोई ज़िंदगी के लिए बड़ी इतना नहीं है कि बंदा ज़िंदगी ज़ाया कर दे। तो इसलिए आपने सारी चीज़ें करनी है। तो इसलिए इसमें हाँ, जैसे मैं बताऊँ, कुछ लोगों का मैं मिसाल देता हूँ। अभी मैं एक देख रहा था पॉडकास्ट, सेरेना विलियम्स, टेनिस की बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं, तो वो बता रही मैं 1 साल से ये यूज़ कर रही हूँ और मैं 8 घंटे वो एक्सरसाइज करती थी जिम में, तो तब भी उनका वेट मैनेज नहीं हो रहा था। तो उन्होंने इसी तरह ओपरा जो बड़ा अच्छा टीवी का प्रोग्राम करती हैं, तो वो भी कई सालों से ये यूज़ कर रही हैं और वो भी कह रही हैं बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे बड़ा फ़ायदा मिला, ठीक है। तो यही है कि ये क्योंकि ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, बहुत सारी चीज़ों में ये ओबेसिटी जो है, तो इसलिए ये आप सिर्फ थोड़ा खा के और एक्सरसाइज ज़्यादा करके नहीं आप ठीक कर सकते, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया 2005 से ये चल रही हैं दवाइयाँ, ओज़ेम्पिक के नाम से, विगोवी के नाम से। तो ये क्या करती हैं, भूख कम करती हैं, पेट भरा रहता है और जो फूड नॉइज़, जो क्रेविंग होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। हर वक्त खाना जो है वो जहन में नहीं आता और इसलिए ये करते हैं। अच्छा, एक वो मैं खासी बड़ी वीडियो होती जा रही है, तो 1-2 बातें करके इसको ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसका अगला कोई पार्ट बनाएंगे, उसमें इस पर ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। तो एक आ रही, तो ये 2005 से ये FDA अप्रूव्ड है, तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ना होने के बराबर है। नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह ही इसका, क्योंकि भूख ही नहीं लगनी तो नोज़िया वॉमिटिंग ज़रूर होगी इसमें, और दिल ख़राब होगा, भूख नहीं लगेगी।
और कुछ इसकी कंट्राइंडिकेशन है कि जैसे थायराइड का कोई कैंसर है, किसी को पैंक्रियाटाइटिस है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, वो डॉक्टर की जब सुपरविजन में आप करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब हुआ है कि जेनेटिक्स हम कर रहे हैं, तो जेनेटिक्स हमेशा से यही है, हमारी जीन्स तो वही चल रही हैं। तो इसमें यह है कि जो आप एक 1977 1977 से पहले ज़्यादातर जो अमीर मुल्क थे, जहाँ पैसों की फरावानी थी और खाना बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा खाना खाया जाता था, जैसे यूएस में, यूके में, और कोई स्नैक्स नहीं होते थे। 1977 के बाद ये अब रिसर्च है कि 5 से 7 दफ़ा लोग खाना खाते हैं, मतलब स्नैक्स भी साथ खा लेते हैं, और हर वक्त जो है ना एनर्जी फालतू रहती है, कोरोना की हाई, तो वो इकट्ठी होती है, तो इंसुलिन हमेशा ज़्यादा रहती है, और वो जो है फैट जलाई नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो ये मेन बात है असल में। तो इसलिए अब इसको हम जो है ना इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि वही मैंने पहले बताया कि मसल लॉस नहीं होने देना चाहिए, और आप एकदम बहुत रैपिड वेट लॉस नहीं करना चाहिए। जब रैपिड करेंगे बाल ख़राब होंगे, स्किन ख़राब होगी, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, ये सारी चीज़ें, वीकनेस हो जाएगी। और तो आहिस्ता आहिस्ता आपने हफ्ते महीने में 2-3 किलो कम कर लें, लेकिन साथ एक्सरसाइज करते रहें। मुख्तलिफ न्यूट्रिशन की चीज़ें, विटामिन डी वगैरह, ये ओमेगा 3, ये चीज़ें कम नहीं होने देनी, ठीक है। और मैंने बताया जैसे प्रोटीन 100 ग्राम पर डे ज़रूर रखना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। बॉडी का देखते रहना जी, फैट कैसी है, मसल कितने हैं, हड्डियाँ कितनी हैं, मेडिकल सुपरविजन ज़रूर रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। तो इसमें जो अब वो सारी पुरानी जो बातें थी वो सारी गलत साबित हो चुकी हैं, तो इसलिए हमने किसी को ब्लेम नहीं करना, सबकी हेल्प करनी है। और वेट जो है, और अगर मेडिसिन को लेना चाहता है, ये क्रॉनिक बीमारी है तो ले सकता है, लेकिन इसका कोई मैंने बताया ना, कोई ये नहीं है कि शॉर्टकट है तो आप सिर्फ मेडिसिन लेंगे तो और कुछ नहीं करेंगे, नहीं। मेडिसिन लेने के बाद भी सब कुछ करेंगे, आप एक्सरसाइज भी करेंगे, हफ्ते में 3 दिन कर लें, 2 दिन कर लें, वॉक भी करेंगे, और डाइट भी अच्छी प्रोटीन वाली डाइट खाएंगे, प्रोसेस्ड चीज़ें कम खाएंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें आपको हेल्प क्या मिलेगी कि भूख नहीं लगेगी, जो आपको हर वक्त फूड की ऑब्सेशन होती थी वो नहीं होगी। और इसमें बहुत सारी वो बताते हैं डॉक्टर्स, फ़ायदा बताते हैं, लेकिन वो तो एक अलग बात है कि दिल को बचाएगी, आपके किडनीज़ को बचाएगी, और बहुत सारी। अच्छा, अब एक आखिरी बात जो मैं शायद मिस कर गया कि GLP-1 ये मेडिसिन है क्या, ये वज़न कम करने के लिए जो है, बाद में इंजेक्शन बन गए। ये हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगता है, और ये पाकिस्तान में समझो 2-2.5-3 हज़ार रुपये से शुरू होता है हफ्ते में, एक दफ़ा महीने का 10,000 हो जाएगा, बाद में कोई 15-20 हज़ार रुपया महीने का आ जाएगा जब आप डोज़ बढ़ाएंगे, और वहाँ तक डोज़ बढ़ाएंगे जहाँ तक वो आपको फ़ायदा देगा। कम से कम डोज़ में आप वेट बढ़ाते रहेंगे। ये बेसिकली शुगर की दवाई है। ये पहले ओरल होती थी, फिर कुछ अरसे के, और इसके साइड इफ़ेक्ट था एक किस्म का, जैसे रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन होते हैं, वो शुरू में शायद सेहत के लिए ही बनाए गए थे कि जी ये इससे सेहत अच्छी होगी, इंसान देर लॉन्जिविटी होगी, वज़न ये जो है ना आप देर तक बूढ़े नहीं होंगे, उसने रंग गोरा करना शुरू कर दिया। इसी तरह ये जो दवाइयाँ हैं GLP-1 जो ये मेडिसिन है, ये बेसिकली शुगर के लिए बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि इससे तो यार भूख नहीं लगती, वेट कम होना शुरू हो गया, तो लोगों ने इसके लिए इसलिए यूज़ करना शुरू कर दिया। जनाब, बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।